आपको भी कई स्पैम कॉल्स आते होंगे जो कुछ इस तरह के होते हैं। ये है Amazon.com। आपको $379 भरने पड़ेंगे। अब इस साधारण से कॉल के पीछे एक $20 बिलियन की स्कैम इंडस्ट्री है और आज हम इन पर से पर्दा हटाकर सबको दिखाएंगे कि ये कौन है, क्योंकि पिछले 5 महीनों से आपने इस ग्लिटर बॉम्ब की मदद से, जिसे वैसे तो मैंने पैकेज चोरों के लिए बनाया था, मैं धीरे धीरे इन घिनौने स्कैम्स को चलाने वाली ऑर्गेनाइजेशंस की जड़ों तक पहुंचा। यह यात्रा हमें दुनिया भर की सैर कराएगी। हम 5 स्टेट्स में घूमेंगे। इसमें शामिल है होमलैंड सिक्योरिटी, पीआईएस के साथ निगरानी रखना और ऑफ कोर्स ग्लिटर बॉम्ब्स और स्कैमर्स के गिरफ्तार होने से पहले उन्हें अपने शरीर से ग्लिटर के सबूतों को मिटाते हुए देखना। मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कि कैसे वो इन कॉल से इतना पैसा कमाते हैं, क्योंकि आज आपके होश ही उड़ जाएंगे। ये सब मेरे लिए तब शुरू हुआ जब मैं पिछले नवंबर में ग्लिटर बॉम्ब 3.0 पर काम कर रहा था और मुझे वो परेशान करने वाले कॉल्स आते रहे। इसलिए मैंने सोचा कि इनसे बदला लेने के लिए मैं उन्हें अपना बनाया बॉक्स भेज सकता हूँ जो ढक्कन हटाते ही ग्लिटर और फार्ट स्प्रे की बारिश करता है। अब मेरे दोस्त जिम ब्राउनिंग का एक यूट्यूब चैनल है जहाँ वो स्कैमर्स के कंप्यूटर कनेक्शन को रिवर्स करके उन्हें रंगे हाथ पकड़कर उनका पर्दाफाश कर सकता है। मेरा आइडिया था कि हम किसी से कहकर इस स्कैम में फंसने को कहेंगे, लेकिन फिर हम उनके साथ मिलकर पैसे भेजने की जगह उन्हें भेजेंगे हमारा ग्लिटर बॉम्ब। इसलिए जिम ने उन सभी स्कैमर्स की जांच की जिन्हें वो मॉनिटर कर रहा था और हमने देखा कि उस वक्त ट्रेसी नाम की एक महिला के साथ $12,500 का स्कैम होने जा रहा था। तो जिम ने तुरंत उससे कांटेक्ट करने की कोशिश की और वो कामयाब हुआ। हेलो ट्रेसी, मैं हूँ जिम ब्राउनिंग। मैंने पहले भी कॉल किया था। आपको मेरा वॉइस मेल मिला होगा? हाँ, मुझे मिला था। अब ट्रेसी जो भी कहने वाली है उसे ध्यान से सुनें और इससे पहले कि आप ये सोचें कि आखिर कोई $12,000 मेल में क्यों भेजेगा, मैं चाहूंगा कि आप मुझे ये स्कैम एक्सप्लेन करने का मौका दें। भले ही मैं इन लोगों की तारीफ नहीं करना चाहता, लेकिन ये चालाक हैं। वो मुझे $300 का रिफंड देने वाले थे और जब मैंने उन्हें कंप्यूटर में डाला, मैंने गलती से वहाँ $13,000 लिख दिया, तो मुझे उन्हें वो पैसे वापस भेजने पड़े, $12,500। तो एक्चुअली ये हुआ था। अच्छा, आपने कहीं वो पैसे उन्हें भेजे तो नहीं? मैंने भेज दिए हैं। ओह नो, अच्छा। बताने के लिए माफी चाहता हूँ, लेकिन आपके साथ स्कैम हुआ है। तो अब मैं क्या करूँगी? मैं बताता हूँ तुम्हें क्या करना है ट्रेसी। ये सब जिम और मुझ पर छोड़ दो। सबसे पहले हमने उस एड्रेस की जांच की जहाँ उन्होंने पैसे भेजने को कहा और हमने देखा कि बाहर 6 कैमरास लगे थे। इसका मतलब कि वो स्कैमर्स के लिए किसी तरह का सेफ हाउस था। फिर हमने ट्रेसी को कहा कि वो फेडेक्स को कॉल करके डिलीवरी कैंसिल करें, लेकिन फिर भी हमने डिलीवरी रोकने के लिए 2 पीआईएस को काम पर रखा था और हमें पता था कि हम ये उनके घर के सामने नहीं कर सकते क्योंकि फिर हम पकड़े जाते। लेकिन हम ये भी नहीं जानते थे कि फेडेक्स की गाड़ी किस रास्ते से आएगी, तो हमने उनके आसपास के घरों में रातों रात एक पैकेज भिजवाया, ये कहकर कि उन्हें रैंडमली चुना गया है इन सुपर कूल ग्लिटर बॉम्ब टी शर्ट्स में से एक को जीतने के लिए। और अगर आप भी इनमें से एक को markrobert.com से खरीद कर मेरी मदद करना चाहते हैं ऐसे और वीडियोस बनाने में, तो मैं आपको रोकूंगा नहीं। इसकी मदद से हम डिलीवरी वाले को वहां पहुंचने से पहले ही रोक सकते हैं और ट्रेसी का पैकेज वापस ले सकते हैं। और हमारा प्लान कमाल का था क्योंकि ट्रेसी ने इन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन इसके बावजूद उसका पैकेज डिलीवरी के लिए निकल चुका था। ट्रेसी के नाम का, हाँ, यही वाला। इसे डिलीवर मत करना प्लीज। ये वो स्कैम वाला है और क्या इसके साथ वो वाला भी 731 के लिए है? हाँ, ओके। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट था कि उसी नकली नाम से जुड़े एड्रेस पर एक दूसरा पैकेज भी जा रहा था। उनका नाम फिलिस था और हमें बाद में पता चला कि उसके पैकेज में ट्रेसी के पैकेज से भी ज्यादा पैसे थे। ओके, तो ये वाला वापस जाएगा, है ना? बेशक, हाँ, बिल्कुल सही समझे। और फेडेक्स वालों ने भी बात को समझकर उन पैकेजेस को लौटा दिया, यानी ट्रेसी और फिलिस को पैसे वापस मिल गए। और जब स्कैमर्स ने गुस्से में ट्रेसी को वापस कॉल करके ये पूछा कि पैकेज क्यों नहीं आया, तो ट्रेसी ने समझाया कि उसने अगले दिन के बजाय 2 डे शिपिंग सिलेक्ट कर दी, तो उन्हें वो पैकेज कल मिलेगा। और फिर हम डिफेंस से हटकर अटैक पर चले गए और फिर अगले दिन हम भेस बदल कर पैकेज डिलीवर करने पहुंच गए। आपका दिन अच्छा हो। तुम्हें भी। थैंक यू। और फिर बैठकर इंतजार करने लगे। You guys give up or you're thirsty for more? आखिर ये है क्या? लेकिन 3 साल में पहली बार किसी चोर ने ग्लिटर बॉम्ब मिलने पर इसे तुरंत उठाकर अपने घर के बाहर नहीं फेंका और वो वहीं रुके रहे इस बेकार बदबू के बीच बिना उस बॉक्स को हाथ लगाए। और जब तक हम बैठकर ये सोच रहे थे कि ये क्या करने वाले हैं, अचानक हमें उनके घर के आसपास NYPD ऑफिसर्स की गाड़ियां दिखी और उन्हें चीजों का पता लगाने में देर नहीं लगी। ये ग्लिटर बॉम्ब है, इसमें कैमरा भी लगा है। हाँ, इसमें कैमरा भी लगा हुआ है। उस बॉक्स पर हमारा फोन नंबर था। उन्होंने हमें कॉल किया, मैंने उन्हें पूरी सिचुएशन समझाई और मैं बस ये कहूंगा कि हम दोनों ने ही एक दूसरे के कामों की प्रशंसा की। तुमने इस चीज में कैमरा भी लगाया है?
मुझे तुम्हारा ये डिजाइन बहुत पसंद आया। क्या बताऊं, इसमें से एक से ज्यादा कैमरास भी हो सकते हैं। और उस स्कैमर ने खुद पुलिस को कॉल करके बुलाया क्योंकि वो एक स्कैमर नहीं है। ये हैं गैरी और ये एक बहुत ही अच्छे इंसान हैं, लेकिन उनका घर एयरबीएनबी में है और यहाँ से अंदर जाने पर ऊपर 2 और कमरे हैं जिन्हें वो किराए पर देते हैं। मतलब ये एक सेफ हाउस नहीं था। ये स्कैमर्स टेम्पररी एड्रेस पाने के लिए एयरबीएनबी का उपयोग करेंगे, वो भी सिर्फ एक बार के लिए। लेकिन अगर ये सच है तो इसका मतलब कल यहाँ स्कैमर भी आया था। तो गैरी ने हमें सिक्योरिटी फुटेज दिखाई और हमने तभी इस ऑरेंज जैकेट वाली औरत को देखा जो ठीक उस समय दिखाई दी जब हमारा पीआई फेडेक्स वालों के साथ बात कर रहा था। और फिर उसने कैमरे की तरफ भी देखा और फिर उसने सोचा आज ठंड बहुत है, मुझे अपना जैकेट ऊपर कर लेना चाहिए। और जब फेडेक्स का ट्रक वहां से गुजरा और उसने देखा कि वो यहाँ नहीं रुका, इसलिए वो उससे बात करने के लिए दौड़ी। और जब उसने कहा कि मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ नहीं है, वो तुरंत अपनी गाड़ी में जाकर बैठ गई, वो भी बिना उस घर के अंदर कभी कदम रखे। पीआई ने उस दिन की सारी गाड़ियों के नंबर्स रिकॉर्ड किए थे और हमने जाना कि उसका नाम क्रिस्टल है। इस बात को अपने दिमाग में याद रखना। गैरी ने रूम बुक करने वाले का अकाउंट दिया और वो था ये आदमी जो यूटा से है, जिसने ये नया अकाउंट बनाया 0 रिव्यूज के साथ। इनफैक्ट रिजर्वेशन करते समय उसने इस टूटी फूटी इंग्लिश में ये मैसेज भेजा था, वो भी सुबह के 3 बजे, जिस दौरान इंडिया में लोगों का लंच ब्रेक चलता है। तो मैंने रिसर्च करके ये पता लगाया कि ये इंडियन स्कैमर अपना शिकार ढूंढने के बाद एक मिडिलमैन रखते हैं और फिर उन पैसों को उसके पास भिजवाते हैं। यानी इस केस में मिडिलमैन क्रिस्टल थी, लेकिन पैसों को मिडिलमैन के घर भेजने के बजाय वो जाते हैं एयरबीएनबी में। फिर वो मिडिलमैन पैकेज लेकर सुपरवाइजर को देता है जो पैसों को डिपॉजिट करके उनमें से थोड़ा बहुत स्कैमर्स को ट्रांसफर कर देता है। और शायद उन्होंने हमें देख लिया क्योंकि अगले दिन से क्रिस्टल तो नहीं दिखी, जिसके कारण इन सबके बीच गैरी फंस गए। लेकिन वो भी चाहते थे कि हम उन्हें पकड़ लें, तो हमने उन्हें अपनी तरफ से एक इनाम दिया एक अच्छा इंसान होने के लिए। तो मैं इसे टाई कहूंगा। हमने स्कैमर्स के पास $30,000 वाले 2 पैकेजेस को पहुंचने से रोका, लेकिन वो ग्लिटर से बच गए। लेकिन इससे पहले कि मैं आपको ये बताऊं कि हमारी जीत कैसे हुई, इस बात को समझिए कि ये घोटाला इतने सारे लोगों को बेवकूफ कैसे बना रहा है। इस स्कैम के पहले आपको एक ईमेल आता है जो वही अमेज़न वाला स्कैम दोहराता है कि अमेज़न ने आपके $200 काट लिए हैं, लेकिन अगर आप इससे अनजान हैं तो प्लीज रिफंड के लिए तुरंत कॉल कीजिए। और कॉल करने पर वो कहेंगे मुझे आपके कंप्यूटर पर रिफंड प्रोसेस बताने में खुशी होगी। तो बस इससे यहाँ टाइप करें और फिर इसे इंस्टॉल करें ताकि मैं आपको ठीक से मदद कर पाऊं। और ज्यादातर विक्टिम्स ये समझ नहीं पाते कि उन्होंने एक ऐसा रिमोट सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया है जिसके जरिए स्कैमर उनके कंप्यूटर को एक्सेस कर सकता है। अब वो स्कैम के लिए तैयार है। वो कहते हैं कि कुछ अकाउंट्स को उनका रिफंड ऑटोमेटिकली भेजा जा चुका है, तो तुम्हें अपने बैंक अकाउंट में देखने की जरूरत है ये चेक करने के लिए कि वो $200 रिफंड हुए हैं या नहीं। और ये पूछने पर कि क्या वो हमारा बैंकिंग इंफॉर्मेशन देख सकते हैं, वो तकनीकी शब्दों में बताते हैं। ये एक 3D पेज है तो मैं कुछ देख नहीं सकता। ओके। और बेशक क्योंकि इन्हें रिफंड नहीं मिला है तो स्कैमर कहता है कि मुझे 5 मिनट चाहिए अपने बिलिंग डिपार्टमेंट से बात करने के लिए। लेकिन पहले वो इस बात पर बहुत जोर डालता है, मैं तुम्हारे अकाउंट से साइन आउट कर रहा हूं तुम्हारे सामने। और ये सच है, वो साइन आउट तो करता है, लेकिन फिर वो सामने वाले का स्क्रीन ब्लैक कर देता है ताकि वो देख नहीं पाए कि ये क्या कर रहा है। और ये तुरंत वापस लॉग इन करता है ब्राउजर के प्री स्टोर्ड यूजर नेम और पासवर्ड के जरिए। वो इस पेज पर एक सिंपल HTML एडिट करने जा रहा है जिससे कुछ देर के लिए ये पिछला ट्रांजैक्शन एक $20,000 का रिफंड दिखाई देगा और आप जल्द ही जानोगे कि क्यों। इस दौरान वो बातें करके उनका विश्वास जीतने की कोशिश करता है। आप बिल्कुल मेरी दादी की तरह हैं, पता है आपको? हाँ। वो मेरे लिए मेरी पूरी दुनिया थी। मैं उनसे अपनी सारी बातें शेयर करता था। और ये भी कि तुम एक स्कैमर हो। आप सोच रहे होंगे जब उसके पास उस अकाउंट का एक्सेस है तो वो डायरेक्टली खुद को पैसे क्यों नहीं ट्रांसफर करता, लेकिन समस्या ये है कि ये ट्रेसेबल है और वैसे भी ये बैंक के फ्रॉड डिटेक्शन सिस्टम द्वारा रोक लिया जाएगा। लेकिन अगर आप किसी बुजुर्ग के जरिए खुद को कैश भिजवाएं तो इसे ढूंढना इतना मुश्किल है कि पुलिस इसका पता लगाने की कोशिश भी नहीं करती। ये करने के बाद वो स्क्रीन को फिर से दिखाता है और वो उन्हें इन्फॉर्म करता है कि अनफॉर्चुनेटली बिलिंग डिपार्टमेंट रिफंड प्रोसेस नहीं कर सका, तो उनके पास अब एक आखिरी ऑप्शन बचा है। ये है हमारी कंपनी का ऑनलाइन रिफंड सर्वर। ये बस एक टेक्स्ट विंडो है जो बिल्कुल भी कुछ नहीं करता, सिर्फ दिखावा है। ये एक इरिवर्सिबल फॉर्म है। आप वहाँ जो कुछ भी टाइप कर रहे हैं उसे सही तरीके से लिखें, बाद में कुछ भी बदल नहीं सकते। वो 3 मिनट तक इस बात पर दबाव डालता है कि आपको खुद इन सभी इंफॉर्मेशन को डालना होगा और आप इसमें जो भी टाइप करेंगे वो परमानेंट होगा। आगे आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो इनका नाम, अकाउंट का नंबर, जिप कोड और आखिर में रिफंड अमाउंट। प्लीज अपना रिफंड अमाउंट डालिए। अगर आप पीछे जाएं तो आप उसको अपने कीबोर्ड पर उन 2 एक्स्ट्रा जीरोस को टाइप करते हुए सुन सकते हैं। चेक कर लीजिए सब सही है ना? ओह नहीं, मुझसे गलती हो गई, मुझसे गलती हो गई। अरे नहीं, मुझे दरअसल वहाँ पर 200 ओह माय लिखना था। गॉश। हाँ नहीं, अब मैं क्या करूँ? मैं थक गई हूँ, मुझसे नहीं होगा। मेरा दिमाग बिल्कुल काम मैम नहीं अपना कर अकाउंट चेक रहा है। कीजिए, प्लीज अपना अकाउंट चेक कीजिए। क्या वो पैसे सचमुच आपके अकाउंट में आ गए हैं? ओह माय गॉश, $20,000 क्रेडिट हो गए हैं। हाँ।
प्लीज मेरी नौकरी बचा लीजिए। अगर मैं अपने परिवार के लिए नहीं कमाऊंगा तो मेरा परिवार भूख से मर जाएगा। प्लीज बचा लीजिए। प्लीज मैम, प्लीज रोइए मत, प्लीज रोइए मत। मुझे आपके लिए बुरा लग रहा है। आप भी मेरी दादी माँ की तरह हैं। हाँ, मैं जानता हूँ, मुझे भी रोना आ रहा है। आपको देखकर मुझे भी रोना आ रहा है। मुझे भी आपसे लगाव है। तो मैं इसे कैसे ठीक करूं? वो उन्हें बताता है कि अनफॉर्चुनेटली चेक भेजना या पैसे ट्रांसफर करने में बहुत वक्त जाएगा, तो उसे सोचने के लिए वक्त चाहिए। और फिर वो आकर कहता है कि हेलो मिस बेसी, हाँ, मेरे पास एक ऑप्शन है। और अब आप देख सकते हैं कि कैसे उन्हें वो एक ऐसे मुकाम तक ले गया है जहां वो $20,000 मेल करने के लिए तैयार हैं, बैंक वालों से, फेडेक्स वालों से, यहाँ तक कि अपने परिवार से भी वो झूठ बोलने के लिए तैयार हैं। उनके मन में गलती उनकी है, और क्योंकि वो एक अच्छी और दयालु इंसान हैं, वो अपनी गलती सुधारने के लिए कुछ भी करेंगी बिना ये जाने कि फोन पर उनके सामने एक बेरहम स्कैमर है। और उनके दयालुपन का फायदा उठाने के साथ वो पूरे समय अपने शिकार पर दबाव बनाए रखते हैं। वो उन्हें फोन रखने ही नहीं देते, चाहे वो बैंक जा रहे हो या उन पर चिल्ला रहे हो। यूपीएस पर जाओ ना, तुम यूपीएस पर क्यों नहीं जा रहे हो? या इस तरह कई बार कॉल्स करके। और अगर आपने ये क्लिप देखी है, औरत का नाम लो। औरत का नाम लो। हाँ। तो आप पहले से ही जानते हैं कि जब आप तनाव में होते हैं तो हमारे दिमाग के क्रिटिकल थिंकिंग वाले हिस्से को बायोलॉजिकल रिस्पांस पूरी तरह बंद कर देता है। ये बहुत मुश्किल है। जल्दी नाम लो। और एक बार वो बैंक से पैसे निकाल लें, वो उन्हें उसे पैक करना सिखाते हैं। उन्होंने ट्रेसी से कहा कि वो $100 की नोटों को बुक के अंदर छिपा दो ताकि फेडेक्स वालों को पता ना चले। दूसरे केसेस में वो उन्हें पैसों को प्लास्टिक में रैप करने कहते हैं ताकि उन्हें कुत्ते सूंघ ना पाएं, और फिर फॉइल से ताकि एक्सरे दिखा ना पाए। और मुझे दुख है कि आबादी का एक छोटा सा हिस्सा है जो दूसरों पर कुछ ज्यादा ही भरोसा कर लेता है, और तो और ये ज्यादातर बूढ़े लोगों के साथ होता है। तो स्कैमर्स के लिए बस ऐसे लोगों को ढूंढने की ही देरी है। इस डेटा के अनुसार जो जिम ने उन्हीं स्कैमर्स के कंप्यूटर से इकट्ठा किया, एक शिफ्ट में इस तरह का एक कॉल सेंटर जिसमें 25 एम्प्लॉयज हैं, करीब 5 लाख स्कैम कॉल्स करते हैं, जिसमें से 500 उन कॉल्स का जवाब देते हैं, जिसमें से लगभग 5-10 लोग इसका शिकार बनते हैं, जैसे बेसी या ट्रेसी या फिलिस। और फिलिस की बात करें तो फेडेक्स द्वारा उनको पैकेज लौटाने पर मेरी बात उनके बेटे से हुई, और मुझे पता चला कि उनके हस्बैंड जो 40 साल से उनके साथ थे चल बसे, जिस हफ्ते उनकी जीवन भर की बचत लूटी जा रही थी। स्कैमर्स जानते थे उनकी स्थिति के बारे में, लेकिन स्कैम होने पर आपका नंबर अब इम्पोर्टेंट है क्योंकि आप एक आसान टारगेट हैं। तो वो उनका नंबर दूसरे स्कैमर्स को बेचते हैं, और उनके साथ 2 और स्कैम हुए जिस हफ्ते उनके हस्बैंड मरे। और मुझे इनकी दुखद कहानी सुनने के बाद जितना बुरा लगा था, मैं उतना ही ज्यादा मोटिवेट हुआ इन स्कैमर्स को ग्लिटर बॉम्ब से मजा चखाने के लिए, ताकि उन्हें इंसाफ मिले। और शायद इसी के साथ हमें कोई ऐसी खास इन्फॉर्मेशन मिल जाए जिसे हम पुलिस को सौंप सकें। अब ग्लिटर बॉम्ब भेजने के लिए हमें दूसरा स्कैमर ढूंढना था, लेकिन हमने तय किया कि जब जिम स्कैम होते हुए देखेगा तो बेहतर यही होगा कि वो उन सबको वहीं रोककर उस पहले से घबराए हुए विक्टिम को और परेशान ना करे। तो हम अपने दोस्त पेरोगी के पास पहुंचे, जिसका स्कैमर पेबैक नाम का यूट्यूब चैनल है। क्योंकि जब भी पेरोगी को उसके फोन पर स्कैम कॉल आता है तो वो अपने कैमरास ऑन करके बूढ़ी औरत की आवाज निकालकर उसके मजे लेता है। अगर आपके बैंक वाले आपसे पूछेंगे कि आप इतना कैश क्यों निकाल रहे हो, तो आप क्या कहोगे? ये कैश माइक्रोसॉफ्ट वाले डेरिक विल्सन के लिए है। नहीं नहीं मैडम, नहीं। आपको उन्हें बताना होगा कि आप ये कैश अपने लिए निकाल रही हो, अपने खुद के लिए, सिर्फ अपने खुद के लिए। और हमारी नकली बूढ़ी विक्टिम पेरोगी को ज्यादा वक्त नहीं लगा एक नया एड्रेस निकालने में। तो मुझे ये पैकेज यहाँ भेजना है? हाँ, एक बॉक्स ले लो, ठीक है, पैसे रखने के लिए। हाँ, मेरे पास बॉक्स है, पहले से एक बॉक्स है, काफी बड़ा है। यह एड्रेस एयरबीएनबी का नहीं बल्कि किसी होटल का था, और जैसे ही हम वहाँ पहुँचे उनका मिडिलमैन हमारा इंतजार कर रहा था। क्या जैकलीन के लिए कोई पैकेज है? जैकलीन के लिए? ठीक है, बस यहाँ साइन कर दीजिए। ओके ओके, थैंक यू सो मच। तो उन्होंने वो पैकेज उठाया और कुछ घंटों तक बस ड्राइव कर रहे थे, और जब हमें लगा कि वो इसे नहीं खोलने वाले, हमने तय किया कि बैटरीज खत्म होने से पहले उसे वापस ले लेना चाहिए, और फिर शायद बॉक्स की ऑडियो रिकॉर्डिंग के जरिए हम इनके इस स्कैम को ठीक से समझ पाएं। तुमने जो बॉक्स फेडेक्स वालों से लिया है, क्या वो स्कैम का हिस्सा है? मैं यहाँ पर कोई स्कैम वैम नहीं चला रही ऐसा हूँ। क्या? नहीं। बॉक्स दिखाओ तो। मुझे किसी ने कहा अच्छा, ठीक है। कि ये बॉक्स मुझे उनके लिए उठाना है। ठीक है। मुझे नहीं पता यहाँ क्या चल रहा है। मैं बहुत सच्ची और ईमानदार हूँ, मुझे परेशान मत कीजिए। और इसे सुनकर मैंने कहा, ओह, क्या हमसे गलती हुई है? इनमें से कुछ को तो पता ही नहीं होता कि वो एक स्कैम का हिस्सा हैं, क्योंकि ये सुपरवाइजर्स उन्हें बहकाते हैं। फिर मैंने सोचा, देखो, ऐसा नहीं है कि मुझे भरोसा नहीं है, लेकिन फिर भी क्यों ना हम उनकी रिकॉर्डेड बातों को थोड़ा सुन लें। हमने इतने पैकेजेस कैसे जमा किए? मुझे तो याद भी नहीं कौन सा कहाँ से उठाया था। फिर उसने अपने बॉस जेम्स से बात की। हाँ, मैं जानती हूँ, मेरे पास अभी एक पैकेज है, मैंने तुम्हें उसकी फोटो भेजी है, उसे तुम्हारे पास ला रही हूँ। वही तो मैं कह रही हूँ, तुमने कहा था ये आखिरी काम है। मुझे कल कहाँ जाना है? तुमने कहा था कि हमें यहाँ न्यू जर्सी में काम करना है। मुझे नहीं पता, वो जहाँ का भी एड्रेस दे। उन्होंने मुझे कल के लिए कोई एड्रेस नहीं दिया है। ऐसा पहली बार हो रहा है कि उन्होंने मुझे और क्रिस्टल को न्यू जर्सी में अलग अलग कर दिया है। बिल्कुल सही पहचाना क्रिस्टल,
इसका मतलब वो एक टीम है। इसका मतलब उस दिन न्यूयॉर्क में जैकलीन भी उस कार में थी। और वो हमेशा कार में बैठकर बस देखती है, वो कुछ भी नहीं करती है। बाय द वे क्रिस्टल, एक बात बताऊं, जैकलीन तुम्हारे बारे में बहुत बुरा भला बोल रही थी। इनफैक्ट सच कहूं तो मुझे लगता है कि उसकी कजिन तुम्हें काम पर से निकलवाना चाहती है। मुझे तो ड्राइवर बनना है। कितना कमाते हैं वो? तुम्हें एक पार्सल डिलीवर करने के कितने मिलते करीब हैं? $100। सबको उतना ही मिलता है। तो अगर हम 7 पार्सल्स उठाए तो हमें क्या हर पार्सल के लिए $75 to $100 मिलेंगे? बिल्कुल इसका सही मतलब कहा। सबको $700 मिलेंगे। अगर ऐसा ही करते रहे तो हम घूमने जा सकते हैं, फ्लोरिडा, डेलावेयर, हम कहीं भी जा सकते हैं, यहाँ वहाँ कहीं भी, जहाँ तुम्हारी मर्जी हो, वेकेशंस के लिए। मुझे नहीं पता यहाँ क्या चल रहा है, मैं बहुत सच्ची और ईमानदार हूँ। हमने यहाँ 2 जरूरी चीजें सीखी। पहला ये है कि एक सुपरवाइजर के पास कई लोग होंगे जो उसे रिपोर्ट करेंगे, जो एक शहर से दूसरे शहर पैकेज उठाने जाते हैं, और एक मिडिलमैन दिन में करीब 7 पैकेजेस जमा कर लेता है। और दूसरी कि ये एड्रेस उन्हें इंडिया के किसी दूसरे कॉल सेंटर से मिलता है। इसका मतलब कि वो एक सुपरवाइजर कई सारे स्कैमर्स के साथ संपर्क में होता है। तो हमने फिलिस का बदला लेने के लिए, अगर हम इस शहर में किसी पर ग्लिटर बॉम्ब का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि वो एक सुपरवाइजर ही हो। और पेरोगी की मदद से कुछ वक्त बाद हमें एक और मौका मिला। अपने साथ वो $50,000 लो, कार में बैठो, और कार में बैठने के बाद मुझे बताना। और याद रखना, ये बात किसी को मत बताना, किसी को भी नहीं। तो मैं अपने हस्बैंड को भी नहीं बताऊं? आपके हस्बैंड, आपकी बेटी, किसी को नहीं। ये वाला इलिनॉय में था और इस बार उन्होंने डिलीवरी एड्रेस दिया वॉलग्रीन्स का। मुझे ये देखकर मजा आया कि वो पैकेज पहुंचाने के अलग अलग तरीके ढूंढ रहे थे। और जल्द ही हमें एक गुड न्यूज मिली। मुझसे पेट्रोल पंप पर मिलो। ओके। हाँ, मुझे तो दिख रहे हो, मेरे सामने पार्क करना। तुम्हारी कार कौन सी है? ब्लैक वाली। वॉलग्रीन्स यहाँ पर था और वो सुपरवाइजर को पैकेज देने यहाँ पेट्रोल पंप तक गए। और इसी के साथ हमें सुपरवाइजर मिल गया। हमने कुछ मिनटों तक उसका पीछा किया और उसकी सफेद कलर की होंडा पासपोर्ट पर अच्छी तरह नजर मार ली। और फिर 20 मिनट बाद उसने एक रैंडम पार्किंग लॉट में अपनी गाड़ी रोककर पैकेज को खोला। हालांकि उसने छुपने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो हमारे कैमरा से बच नहीं पाया। और जैसे ही उसने पैकेज खोला, हमारे पीआईज ने सोचा कि अब उसे जाकर गिरफ्तार करना सही होगा, लेकिन वो भाग निकला। हमने उसे जाने दिया और ग्लिटर बॉम्ब में लगे जीपीएस के जरिए हमने बर्फ में फेंके गए उस पैकेज को ढूंढ निकाला। और इसके बाद पेरोगी को उस इंडियन स्कैमर के पास से ये मैसेज मिला। इसका मतलब 2 बातें। पहला ये कि स्कैमर और सुपरवाइजर एक दूसरे के कांटेक्ट में है और दोनों को ग्लिटर पसंद नहीं है। और हमें लगा कि ये कहानी का अंत है, लेकिन हमने उसकी नेम प्लेट के जरिए उसका और उसके स्टोर का नाम पता लगाया, जो कि पार्किंग लॉट के सामने था। तो हम अगले हफ्ते फिर वहां गए ये दिखाने के लिए कि वो कितने नजदीक है। यहाँ उसने वो बॉक्स खोला, आप वो कचरे की पेटी और ये घर देख सकते हैं। और अगर आप यहाँ मुड़े तो आप देख सकते हैं वो स्टोर जो उसके नाम पर है। और एक सेकंड रुको, ये तो वही 2019 होंडा पासपोर्ट है। जरा एक और सेकंड रुको, ये तो वही है जिसका चेहरा ग्लिटर बॉम्ब को खोलते समय दिखा था। तो ये एक अच्छा सबूत है जिसे हम यहाँ के पुलिस वालों को दे सकते हैं, क्योंकि सारा काम सुपरवाइजर चलाता है। इसके नीचे काम करते हैं अमेरिका में पैकेज उठाने वाले लोग और कुछ स्कैमर्स जो इंडिया से हैं। पेरोगी ने हमारे लिए एक आखिरी एड्रेस निकाला जो टेक्सास में था। और ये एड्रेस सबसे पहले वाले की तरह ही किसी एयरबीएनबी का था। और पिछली बार की तरह पैकेज उठाने के लिए पहले से कोई तैयार था और वो उसे खोलने के लिए अंदर ले गए। Or you're thirsty for more? क्या आपने देखा ये खुद को कैसे रिकॉर्ड कर रही थी? हमने देखा कि ये काफी कॉमन है, क्योंकि शायद चोर भी चोरों पर भरोसा नहीं करते और स्कैमर्स इनसे वीडियो की मांग करते हैं ये देखने के लिए कि कहीं वो ज्यादा पैसे तो नहीं ले रहे। जैसा कि हमने जाना, उसे डिलीवर करने का फिक्स रेट मिलता है, जैसे $100। लेकिन मैंने कहीं पर तो पढ़ा कि सुपरवाइजर को इन पैसों का 10% मिलता है और बाकी सारा स्कैमर्स को जाता है। इस लड़की ने बाद में कबूल किया कि वो खुद इन पैसों को बिटकॉइन के साथ एक्सचेंज करेगी स्कैमर्स को भेजने के लिए। इसका मतलब असल में वो सुपरवाइजर है और ये हमारी फिलिस के लिए बड़ी खुशी की बात थी। लगता है पैकेज अपनी लोकेशन बदल रहा है। वो कार में बैठी और करीब 1 मील दूर जाकर रुकी, लेकिन पुलिस सतर्क हो गई थी और बहुत जल्द ही वो पकड़ी गई। क्या आपके पास आईडी है? ओ हाँ, क्या ये नो पार्किंग है? उसे लगा कि वो बस पार्किंग फाइन देकर बच जाएगी। तो जब वो कार से बाहर निकली, मुझे उनकी एक कोशिश देखकर बहुत मजा आया, क्योंकि हर माँ बाप जानते हैं क्योंकि इस ग्लिटर वाले सबूत को मिटाने का सिर्फ एक ही तरीका है, अपने कपड़ों और गाड़ी को आग लगा देना। वैसे आपके जीन्स पर ग्लिटर क्यों लगा है? हाँ, वो मैं नहीं जानती, सच में। मैं प्रोबेशनल पीरियड पर हूँ। मेरे प्रोबेशनल ऑफिसर से बात कर लीजिए। मुझे नहीं पता Okay. क्या हुआ, तो मुझे किससे बात करनी होगी?
इस बारे में? तो जैसे ही उन्हें कस्टडी में लिया गया, पुलिस वापस एयरबीएनबी में पहुंच गई सबूत इकट्ठा करने। यहाँ पर जो लेफ्ट में खड़े हैं वो डिटेक्टिव हैं। इस औरत पर पहले से ही एक पैकेज स्कैम करने का इल्जाम लगा था, तो अभी वो उन पर चार्जेस लगा रहे हैं और वो ग्लिटर बॉम्ब और फुटेज केस में सबूत के तौर पर जमा कर दिया गया है। हमने इलिनॉय में एक और एड्रेस निकाला और 2 कैलिफोर्निया में, लेकिन मैं ये आपको नहीं दिखा सकता क्योंकि ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशंस के रूप में उन स्कैमर्स पर नजर रखी जा रही है। इनफैक्ट पिछले 4 महीनों में जिम, पिरोगी और मैं लोकल पुलिस डिपार्टमेंट्स के साथ इन्वेस्टिगेटर्स, डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस, होमलैंड सिक्योरिटी और FBI के संपर्क में रहे हैं और हमने उनके हाथ में हर वो सबूत लाकर दिया जो हमें मिला था। शायद मेरी ही तरह आप भी समझ गए होंगे कि ये स्कैम्स कैसे काम करते हैं और ये बहुत जरूरी है क्योंकि पुलिस वाले इन लोगों को ठिकाने लगा रहे हैं यहाँ अमेरिका में और इंडिया में भी। लेकिन ये उस वैक-ए-मोल गेम जैसा है, एक और स्कैमर ऊपर आ जाएगा क्योंकि इसमें लोगों का प्रॉफिट मार्जिन बहुत ज्यादा है। इसे रोकने का एक ही तरीका है जागरूकता फैलाना ताकि ये असर ही ना कर पाए। तो अगर आप किसी को जानते हैं जो बुजुर्ग हैं और आपको उनकी चिंता है, प्लीज उन्हें जाकर ये बताइए या ये वीडियो शेयर कीजिए। अगर आपके साथ फ्रॉड हुआ है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर मदद लें। लेकिन सारे एक्सपर्ट्स मानते हैं कि आपका यहाँ पर रिएक्टिव होने से ज्यादा बेहतर है सतर्क रहना, जागरूकता फैलाना और इन स्कैम्स को अच्छी तरह समझना। और मुझे सतर्क रहने से याद आया, मैं आपके लिए लाया हूँ एक गुड न्यूज। वो ये है कि जिम की बदौलत, जिसने इसे करने का तरीका अपने YouTube चैनल पर डाला है, हमारे पास उन स्कैमर्स की पहचान की जानकारी है जिन्होंने हमारे फिलिस के साथ धोखाधड़ी की। और बाय द वे, भारत में भी हर कोई इन लोगों से नफरत करता है और इसीलिए अगले साल बेशक काम पुलिस वालों के साथ ही होगा। हम लॉन्च कर रहे हैं एक मल्टी फेज्ड ऑपरेशन जो कि हमेशा की तरह ही चोट नहीं पहुंचाएगा। मैं ज्यादा बताना तो नहीं चाहता, लेकिन हमारे पास कुछ जासूस हैं जो इन कॉल सेंटर्स में काम कर रहे हैं और शायद पहले स्टेज में हम इस्तेमाल करेंगे एक डोर हैंडल और असली पूप फिलिस के असली डॉग का। तो जरूर सब्सक्राइब करना क्योंकि आगे बहुत मजा आने वाला है। मान लीजिए आप इस बॉक्स पर रखें प्लांट हो जिसके अंदर ऐसे इलेक्ट्रॉनिक्स हैं जो मिट्टी की नमी को मापता है और आपसे बात करता है। हे, मुझे यहाँ थोड़ा सा पानी चाहिए। मजा आ गया, शुक्रिया। और ये वाली मशीन ये देखती है कि आप कितनी देर से बैठे हो और फिर आपको तब तक परेशान करती है जब तक आप उठकर एक ब्रेक नहीं ले लेते। ये गेम लॉकडाउन के दौरान आपकी एक्सरसाइज करवाता है और ये आपकी सबसे खास चीजों को रखने के लिए एक गुप्त तिजोरी है। और सबसे आखिर में आपके सामने पेश है खाना परोसने की मशीन। क्यों है ना कमाल? और जानते हो इन सब में कॉमन क्या है? ये उन लोगों ने बनाया है जिन्होंने मेरा 1 महीने का क्रिएटिव इंजीनियरिंग कोर्स लिया। मैंने अभी कुछ महीनों पहले ये क्लासेस लेना शुरू की थी और मुझे इतना ज्यादा मजा आया ये देख के कि इन्होंने कितना कुछ सीखा और तो और बनाया भी। इसे छोड़कर, और क्योंकि हमें आपकी तरफ से इस कोर्स को लेकर बहुत अच्छा फीडबैक मिला, हम वापस आ रहे हैं। तो जल्द ही रजिस्टर कीजिए। इस क्लास में आप सीखोगे मेरा पूरा इंजीनियरिंग डिजाइन प्रोसेस कि मैं अपने आइडियाज कैसे लाता हूँ, प्रोटोटाइप बनाना, डिजाइन को फाइनलाइज करना और उसमें जान डालना। मैं आपको बताऊंगा कि मैं कैसे सोचता हूँ, क्या कर रहा हूँ और वो भी 3 बार। इस 1 महीने में आप मुझे 3 कंप्लीटली ओरिजिनल प्रोजेक्ट्स डिजाइन करते हुए और बनाते हुए देखोगे और मैं आपकी भी मदद करूंगा आपके खुद के 3 ओरिजिनल प्रोजेक्ट्स बनाने में। और ये एक ऑनलाइन क्लास है तो आप जब चाहें तब इसे अपने हिसाब से देख सकते हैं, लेकिन ये बहुत ही इमर्सिव और मजेदार होगा। चाहे इंजीनियरिंग आपका प्रोफेशन हो या कोर्स को परिवार के साथ लो, या आप इंजीनियरिंग में काफी कच्चे हो या फिर इसमें एक एक्सपर्ट हो, मैंने इस कोर्स को बनाया है आपकी क्षमता जानने और फिर उन्हें आगे बढ़ाने के लिए। बस जाइए monthly.com/markrobber पर या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर जानिए कि बाकी लोगों का क्या कहना है और रजिस्टर कीजिए हमारे इस कोर्स में।